Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, today the chapter that I will be discussing in ORCC, that is the first chapter as far as your history book is concerned, and the name of the chapter is Nationalism in Europe. लास्ट टाइम ORCC में दो चैप्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. वन वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी, दैट वाज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, and second was the first chapter of the political science, that was power sharing. और ORCC इस सेशन में आज मैं आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, it is a very important chapter from the examination point of view, and the name of the chapter is that is nationalism in Europe. कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ. क्योंकि अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म जो है, इट इमर्ज्ड इन यूरोप अर्लियर एज कंपेयर टू द इंडिया. इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में इट इज अ लेट फिनोमेना. सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में द पीपल ऑफ इंडिया बिकेम पॉलिटिकली कॉन्शियस. सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द सेकेंड चैप्टर, जो हमारा अलग चैप्टर रहेगा, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. तो इस वाले चैप्टर में हम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए आप 90-95% जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा इस वाले चैप्टर में, दे आर द क्वेश्चन जो स्लाइड मैंने आप लोगों के साथ यहां पे शेयर की है. एज यू कैन सी हियर, नंबर 1 क्वेश्चन जो है, इट इज एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. This is number 1 important question, or we can say number 1 expected question. Second is explain what is meant by 1848 revolution of the liberals and what were the political, social and economic ideas supported by the liberals. या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, describe the impact of the revolution of the liberals in 1848 in Europe. या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म पॉलिटिकली एम्फसाइज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप. या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाउ डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू बीइंग. क्वेश्चन नंबर 4 is through focus on any two countries, explain how nations develop over the 19th century. Then additional question is mein number 1 question jo hai, that is describe the evolution and execution of the process of Italian unification. या simply हम बोलेंगे briefly trace the process of the unification of Italy. Okay, and these are the short answer type questions जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं. नंबर 1 इज शॉर्ट नोट ऑन गुज़ेबी मेज़ेनी के ऊपर, उसके ऊपर आपने नोट लिखना होगा. देन उसके बाद में वी हैव ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. देन इज व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम. देन वी आर हैविंग, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन सम फीचर्स provisions of Napoleonic civil code of 1804. Then is question ऐसे आ सकता है, Napoleon destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make whole system rational and efficient. Support this statement को आपने support करना है. And उसके अलावा और भी questions इस chapter में पूछे जा सकते हैं which are important. That is, what were the provisions of the Treaty of Vienna? Important क्वेश्चन है ये. Provisions आपको लिखने हैं Treaty of Vienna जो 1815 में हुई थी. उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट ऑन घर बदली जो है ना, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा. या दिस ओटोमन बिस्मार्क जो है उसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट जो है वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो इसमें जो पहला एक्सपेक्टेड टॉपिक या पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और इसमें यहां पे आप देखोगे
फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, आपने यहाँ पे हमने बोला है, इस वाले टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट वर द डिफरेंट these different practices and different steps that were taken by the revolutionaries in France in order to create a sense of collective identity among the French people. कि कौन से प्रैक्टिसेस एंड इसके अलावा कौन से मेजर्स उठाए फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज ने, ताकि फ्रांस में लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है ना वो डेवलप हो जाए. इज दैट क्लियर? तो वो वाला इसमें हमने डिस्कस करना है. एंड इसमें आप देखोगे these were the different practices. These were the different practices. Okay, just a minute. These were the different practices or measures that were taken by the French revolutionists, ताकि फ्रांस में लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है ना उसको डेवलप किया जाए. तो पहला जो है, जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उन्होंने वहां पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस या डिफरेंट मेजर्स इंट्रोड्यूस किए ताकि लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो है ना वो डेवलप किया जाए. पहला जो है कि उन्होंने दिया आइडियाज ऑफ लापत्री. लापत्री मीन्स फादरलैंड. जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया को बोलते हैं भारत माता. बात समझ आ रही है? इसी तरह से उन्होंने वहां पे ताकि लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करने के लिए नंबर वन जो है द आइडिया जो उन्होंने वहां पे दिया, that was La Patrie, that means fatherland, and second is Leo Stoin, that is citizen. तो ये दो चीजें जो है ideas of La Patrie and then we are having Leo Stoin जो है they emphasized notion of a united community. इन्होंने किस चीज के ऊपर emphasis दिए? That is notion of the united community enjoying equal rights. That there will be united community और उस united community में people जो है ना they will be enjoying the equal rights. So ये एक पहला मेजर उठाया फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज में, ताकि लोगों में जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो है ना वो डेवलप हो. ठीक है? क्या आइडिया दिया? आइडियाज ऑफ ला पत्री, दैट इज फादरलैंड, लियो स्टोइन, दैट इज सिटीजनशिप, एंड एम्फसाइज्ड द नोशन ऑफ किस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, दैट देयर विल बी यूनाइटेड कम्युनिटी और उस यूनाइटेड कम्युनिटी में पीपल जो है दे आर एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स. उसके बाद में न्यू फ्लैग ट्राई कलर जो है ना उसको चूज किया गया. ठीक है? और एक स्टेप लिया गया, दैट इज न्यू फ्लैग, एंड दैट न्यू फ्लैग वाज इट वाज ट्राई कलर. जैसे इंडिया का फ्लैग इट इज ट्राई कलर फ्लैग, इसी तरह से एक नया फ्लैग वहां पे चूज किया गया और रिप्लेस किसको किया गया? फार्मर रॉयल स्टैंडर्ड जो है ये इट वाज द प्रीवियस फ्लैग ऑफ द फ्रांस एंड इसको रिप्लेस किया गया और नया ट्राई कलर फ्लैग जो है उसको चूज किया गया. उसके बाद में स्टेट्स जनरल जो है ना उसको इलेक्ट किया गया. वहां फ्रांस के जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, एक्टिव सिटीजन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये वो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया तो वहां पे आप देखोगे सिटीजन जो थे दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. One were the active citizens जिनको right to vote था, and second were the passive students जिनको right to citizens and जिनको right to vote नहीं था. तो यहाँ पे क्या किया गया? स्टेट जनरल जो है ना वो इलेक्ट किया गया और इस स्टेट जनरल को किसने इलेक्ट किया? वहां फ्रांस के एक्टिव सिटीजन्स ने. और एक्टिव सिटीजन्स हियर मीन्स दोज पीपल हु आर हैविंग द राइट टू वोट, एंड बाद में उसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली. बात समझ आ रही है? उसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली. सो दिस वाज अनदर स्टेप दैट वाज टेकन बाय द रेवोल्यूशनरीज इन फ्रांस, ताकि वहां पे लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो है ना वो डेवलप हो. उसके बाद में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्मुलेट किया गया. वहां उससे पहले फ्रांस में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, मगर उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने वहां पे क्या किया? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ना उसको डेवलप किया गया एंड द यूनिफॉर्म लॉज को फॉर्मुलेट किया गया. जितने भी सिटीजन पूरे फ्रांस में जो लोग रहते थे, पूरे फ्रांस में जो सिटीजन रहते थे, उनके लिए क्या किया गया कि यूनिफॉर्म लॉज को जो है ना वो फ्रेम किए गए. एंड उसके बाद में देन वी आर हैविंग इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है ना एंड अदर ड्यूज जो है उनको एबॉलिश किया गया. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, then you have to pay the different tariffs, then you have to pay the different custom duties.
सो कस्टम ड्यूटीज एंड बाकी ड्यूज को एबॉलिश किया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर जो है ना वो इंट्रोड्यूस किए गए। इतना ही नहीं बल्कि रीजनल डायलेक्ट्स को भी डिस्करेज किया गया एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। फ्रेंच जो है ना ये फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, मगर वो फ्रेंच जो पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस जो वहां पे बोली जाती थी और जो वहां पे लिखी जाती थी ना, वही लैंग्वेज जो है that became the common language of the people and other regional dialects जो है ना उनको डिस्करेज किया गया। Are you getting me? तो ये को इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो आप याद रखोगे इसमें यही आपने याद रखना है कि what were the different steps, what were the different measures and practices taken by the French revolutionaries in order to create a sense of collective identity among the French people. So these are the different points जो आप इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, now moving on to the next important topic of the chapter, that is Napoleonic Code। ये भी important topic है और अगर आपने पेपर चेक किए होंगे तो हर साल ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। व्हाट इज नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या जिसको नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। तो ये जो ना नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, क्या ना, एंड व्हाई ही इनकॉर्पोरेटेड द रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड मोर रैशनल। कि पूरी when he came into power, when this Napoleon became the king of the France, तो उसने वहां पे क्या किया, he introduced the different administrative reforms, yeah, we can say he incorporated different these revolutionary principles, and why these revolutionary principles were adopted by the Napoleon Bonaparte, ताकि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रैशनल बनाया जाए और एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है ना, तो ये सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है या नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। ये था क्या, यहां पे आप देख सकते हो कि सिंपली हम इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोल सकते हैं या इसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोल सकते हैं। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एंड वहां पे क्या किया गया, पीपल इन फ्रांस दे वर एंजॉयिंग different rights this on the basis of their birth, कि अगर कोई अच्छी फैमिली में, नोबल फैमिली में उसकी बर्थ हुई है, then they were enjoying the different rights there, they were enjoying the different privileges। तो पहला वहां पे क्या किया, privileges based on birth जो है ना उनको खत्म किया गया। उसके बाद में एस्टैब्लिश किया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, एंड इतना ही नहीं बल्कि सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ को इंप्लीमेंट किया गया, दैट ऑल पीपल जो है दे विल बी इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। इतना ही नहीं बल्कि डच रिपब्लिक में आप देखोगे एंड इसके अलावा स्विट्जरलैंड में आप देखोगे, इटली में और जर्मनी में उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। और गेटिंग मी, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि नेपोलियनिक सिविल कोड क्या था, या हम सीधा बोल सकते हैं कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, या जिसको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। तो उसी के हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए नेपोलियन बोनापार्ट ने थ्रू दिस नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। तो आई एम सेइंग डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटाली में, जर्मनी में उसने सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को। और इसके अलावा उसने फ्यूडल सिस्टम जो है, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया। जब हम फ्यूडल सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये फ्यूडल सिस्टम जो था ये एक ऐसा political, social and economic system था which was prevalent in the medieval Europe। ठीक है ना, medieval Europe में ये prevalent था। तो feudal system को abolish किया गया। इतना ही नहीं बल्कि उसने peasants को free किया serfdom से। serfdom जो है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो peasants हैं उनको legally tie किया जाता था with the land, is that clear? And they cannot, हम यहाँ पे हम बोलेंगे ना, वो वहां पे आप देखोगे लैंड को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, दे वर नॉट फ्री टू अबैंडन द लैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वडम। जब हम सर्वडम की बात करते हैं, ये एक ऐसा लीगल सिस्टम था जिसमें पेजेंट्स जो है ना, दे वर टाइड विद द लैंड एंड दे वर नॉट सपोज्ड टू लीव दैट लैंड विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम देयर लॉर्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे
ना फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और पीजेंट्स को फ्री किया गया सर्वडम से, ठीक है ना। और उसके अलावा अदर मैनुअल ड्यूज भी किया, अदर वहां पे और भी डिफरेंट टाइप के ना फी वगैरह जो है ना वो भी पे करना पड़ता था, जिसको हम सिंपली बोलते हैं मैनुअल ड्यूज। तो ये चीजें जो है कि एबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने। पीजेंट्स को बचाया गया, पीजेंट्स को बचाया गया सर्वडम से, उनको फ्री किया गया, एंड एट द सेम टाइम मैनुअल ड्यूज को भी अबॉलिश किया गया। और टाउन्स में आप देखोगे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो है ना उनको रिमूव किया गया। गिल्ड जो है ना, गिल्ड होता है ना ट्रेड यूनियन, तो दे वर इम्पोजिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के ऊपर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए थे वहां पे, तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव किया गया, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। एंड इसके अलावा बिजनेस जो है ना, बिजनेसमैन जो है ना, उन्होंने उनमें आप ये रियलाइजेशन आ गई, बिजनेसमैन ने आप इस चीज को रियलाइज किया कि जो ये यूनिफॉर्म लॉज हैं, उसके बाद में जो ये स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हैं, या नेशनल करेंसी जो है, इससे ये फैसिलिटेट करेगा किसको, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, कि आप जो है नाउ की बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को उसने अबॉलिश किया, बहुत सारे ऐसे चीजों के ऊपर बैन उसने लिफ्ट की। तो जो बिजनेसमैन थे अब उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स की वजह से, यूनिफॉर्म लॉ की वजह से और ज्यादा जो है ना फैसिलिटेट हो जाएगा मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दिस वाज द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। आर यू गेटिंग मी? तो इसमें आप याद रखोगे जब हम इस वाले टॉपिक की बात करते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी ये जो है आ सकता है, मगर हमने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसके 90-95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन दोबारा एग्जामिनर रिपीट कर सकता है। तो दैट टाइम आप अगर लॉन्ग आंसर आएगा तो इसको आप और ज्यादा पॉइंट्स जो है ना इसमें आप बढ़ाओगे। तो अगर ये 3 या 2 मार्क्स का आया तो अकॉर्डिंगली आप जो है ना पॉइंट्स को आप टेल करोगे। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स एज पर एज द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 इज कंसर्न। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। उसके बाद में moving on to the next one, very important, that is liberal nationalism। कि liberal nationalism जो है इससे रिलेटेड जो पहली स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए, तो वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। लिबरल नेशनलिज्म क्या था और इसके पॉलिटिकल स्फीयर में इसकी क्या मीनिंग है, इकोनॉमिक स्फीयर में इसकी क्या मीनिंग है। सो वील बी डिस्कसिंग दैट। तो यहाँ पे हम लिबरलिज्म की जब हम बात करते हैं, लिबरलिज्म को डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, दैट मीन्स फ्री। आर यू गेटिंग मी? तो लिबरलिज्म जो है इसको लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव किया गया जिसका मतलब है फ्री। मगर मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास जो था उनके लिए इसकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट थी, ठीक है। तो यहां पे हमने लिबरलिज्म को डिफाइन किया कि इसको डिराइव किया गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीन्स फ्री। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज लिबरलिज्म। मगर मिडिल क्लास के लिए इसकी मीनिंग क्या थी? नंबर 1, फॉर द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म जो है ना इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। कि मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो है ना वो फ्री होनी चाहिए, इंडिविजुअल शुड बी गिवन द फ्रीडम। इतना ही नहीं बल्कि उनके लिए, न्यू मिडिल क्लास के लिए खाली इसका मतलब ही नहीं है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, बट एट द सेम टाइम इट मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ एंड नो पर्सन जो है ना विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है ना। किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और अब हम देखेंगे पॉलिटिकल स्फीयर में इसकी क्या मीनिंग थी, ठीक है ना। तो इसमें पॉलिटिकल स्फीयर में इसकी क्या मीनिंग थी वो अलग आ सकता है, या इकोनॉमिक स्फीयर में इसकी क्या मीनिंग थी वो क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटिकल स्फीयर में इट एम्फसाइज्ड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब होता है कि जो वो गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चूज किया है, वो गवर्नमेंट दैट हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। लाइक फॉर एग्जांपल हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे डेमोक्रेसी में लोग ही हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। तो पॉलिटिकल स्फीयर की हम बात करेंगे, पॉलिटिकल स्फीयर में जो लिबरलिज्म है इट एम्फसाइज्ड ऑन द गवर्नमेंट, इट एम्फसाइज्ड
दिस गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो वो गवर्नमेंट जिसको अप्रूवल, जिसको कंसेंट होगा लोगों का। एंड सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में जो ये रेवोल्यूशन आया, वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म की मीनिंग क्या है ना, इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कि जो ऑटोक्रेसी है ये खत्म होनी चाहिए। लिबरलिज्म की मीनिंग क्या है फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वहां पे इसका मतलब है कि इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी या क्लर्कल प्रिविलेजेस। जो क्लर्जीमैन है दे वर एंजॉयिंग द डिफरेंट प्रिविलेजेस, तो उनकी वो प्रिविलेजेस खत्म होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट a constitution and representative government through parliament, और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली दैट देयर विल बी इन अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बल्कि वहां पे होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ वहां पे पार्लियामेंट भी होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे पार्लियामेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए it's stood for the end of the autocracy, it's stood for end of the clerical privileges, and apart from that constitution and representative government through parliament, कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड इसके अलावा मगर कंट्री में पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जब हम बात करते हैं, यहाँ पार्लियामेंट है, वहां पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, ठीक है ना। कोई भी लॉ अगर आपने बनाना है या किसी भी पुराने लॉ को आपने मॉडिफाई करना है, आपने अमेंडमेंट्स करनी है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के सेशन जो साल में दो बार पार्लियामेंट का सेशन लगता है। पार्लियामेंट हैज टू मीट ट्वाइस अ ईयर। तो वहां पे आप देखोगे जो मिनिस्टर्स से वहां क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन आर या जीरो आर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आई एम नॉट सपोज टू एंटर into the dialogue here कि क्वेश्चन आर क्या है, जीरो आर क्या है। तो इसके अलावा 19th century liberal also stressed the inviolability of the private property, और 19th century liberals के लिए जो ये लिबरलिज्म है, इसका मतलब है इन वायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिक्योर है, लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उनसे छीनी नहीं जाएगी। तो दिस इट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर द 19th century liberals। इज दैट क्लियर? सो दिस इज लिबरलिज्म। सिंपल इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि लिबरलिज्म होता क्या है, उसके बाद में पॉलिटिकल स्फीयर में इसकी मीनिंग क्या है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए इस लिबरलिज्म की मीनिंग क्या है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, एंड उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। 19th century लिबरल्स के लिए इसकी मीनिंग क्या है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की, और उसके बाद में इकोनॉमिक स्फीयर में इसकी मीनिंग क्या थी, ठीक है ना। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म जो है ना, इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि मार्केट्स फ्री होने चाहिए, है ना, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, एंड इसके अलावा स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन जो है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है ना, स्टेट कभी जो है इंपोज करती है रेस्ट्रिक्शन, या स्टेट ने वहां पे, गवर्नमेंट ने वहां पे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए थे, तो वो स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन जो है ना वो खत्म होनी चाहिए। एंड इतना ही नहीं, ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द कैपिटल, कि गुड्स एंड कैपिटल के ऊपर स्टेट ने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की थी, ठीक है ना, और वो खत्म होनी चाहिए, मार्केट्स फ्री होनी चाहिए। और 19th century ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th century में ये इमर्जिंग मिडिल क्लास के डिमांड्स थे, जो वो चाहते थे कि हमारी ये डिमांड जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। और नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, कि आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है ना, फ्रांस में, तो वहां पे उसने 39 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज की कॉन्फेडरेशन वहां पे बनाई, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है 39 कॉन्फेडरेशन। ये कॉन्फेडरेशंस क्या थे? दे वर द स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। तो जो
नेपोलियन बोनापार्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस किए फ्रांस में, उस वजह से वहां पे क्या हो गया कि 39 दिस प्रिंसिपैलिटीज की कन्फेडरेशन वहां पे बन गई। और यहां पे आप देखोगे अगर एक मर्चेंट ट्रैवल करेगा 1833 में, एक मर्चेंट ट्रैवल करेगा हमबर्ग से न्यूरमबर्ग, उसको अपने गुड्स सेल करने हैं, तो ही हैज टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। 11 कस्टम बैरियर्स से और उसको पास होना है। एंड हर एक कस्टम बैरियर के ऊपर उसको ना कस्टम ड्यूटी 5% की देनी है। एट ईच दिस कस्टम बैरियर के ऊपर 5% उसको कस्टम ड्यूटी देनी है। तो आप देखोगे उस मर्चेंट के लिए ये कितनी प्रॉब्लम थी कि एक मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है 1833 में, ट्रैवल कहां से कर रहा है, हमबर्ग से ट्रैवल कर रहा है न्यूरमबर्ग, और उसको अपने गुड्स को सेल कर रहा है। तो ही हैज टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स, और 11 कस्टम बैरियर्स पे हर जगह पे उसको 5% कस्टम ड्यूटी जो है ना वो पे करनी है। तो आप देखोगे ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उन मर्चेंट्स के लिए। एंड उसके अलावा देयरफॉर 1835 में क्या किया गया, ज़ोल्वेरियन, ये आप याद रखोगे, ये कभी अलग टर्म आ सकती है, व्हाट इज ज़ोल्वेरियन। ज़ोल्वेरियन क्या है, ये एक कस्टम यूनियन थी। इसको बनाया गया, ज़ोल्वेरियन को बनाया गया 1834 में, डेट भी आप याद रखोगे 1834 में ज़ोल्वेरियन वाज अ कस्टम यूनियन जिसकी फाउंडेशन डाली गई। एंड इसको बनाया गया एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया की इनिशिएटिव के ऊपर ये जो दिस कस्टम यूनियन जो है इसको बनाया गया। एंड इट वाज ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया ज़ोल्वेरियन को। एंड इसने क्या किया, इसने एबॉलिश किया टेरिफ बैरियर, उसको एबॉलिश किया, ठीक है ना। और इसने करेंसीज को रिड्यूस किया, देयर वर नंबर ऑफ करेंसीज देयर, करेंसीज को रिड्यूस किया गया। एंड उसके बाद में दिस आई गेस देयर वर 30 करेंसीज, एंड 30 करेंसीज को जो है कन्वर्ट किया गया 2 करेंसीज में। एंड इतना ही नहीं बल्कि टेरिफ बैरियर्स को भी एबॉलिश किया गया, क्योंकि आपने देखा यहां पे मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है हमबर्ग से न्यूरमबर्ग तक, और उसको 11 कस्टम बैरियर्स के थ्रू पास होना पड़ता था। और हर एक कस्टम बैरियर को के ऊपर उसको 5% इंटरेस्ट दिस कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। इसीलिए ये ज़ोल्वेरियन 1834 में इट वाज फाउंडेड, एंड इसने टेरिफ बैरियर को खत्म किया और इसने करेंसी को भी रिड्यूस किया, ठीक है। सो दिस वाज लिबरलिज्म। और ये लिबरलिज्म में हमने इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ी, पूरा इसकी पॉलिटिकल स्फीयर में इसकी क्या मीनिंग है। उसके बाद में 19th सेंचुरी लिबरल्स के लिए इसकी क्या मीनिंग थी, ठीक है ना। और फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया तो वहां पे आप देखोगे उन लोगों के लिए लिबरलिज्म की क्या मीनिंग थी, एंड इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म की क्या मीनिंग थी। अब उसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना जो ना, डेट आप याद रखोगे 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना को साइन किया गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हर साल एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ये ट्रीटी ऑफ वीना क्या थी। तो आपको पता है कि बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया जाता है। एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, उसके बाद में फिर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है यूरोपियन पावर्स के, उसमें आप देखोगे लाइक फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, उसके बाद में रशिया है, प्रूशिया है, ऑस्ट्रिया है। तो इन्होंने कलेक्टिवली, दीज वर द कंट्रीज जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन बोनापार्ट को हराया बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। एंड इनने क्या किया, दे मेट एट वीना, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे ड्रा किया सेटलमेंट फॉर यूरोप। एक सेटलमेंट उन्होंने बनाया यूरोप के लिए, एक सेटलमेंट ड्रा किया उन्होंने, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वीना, बिकॉज ये वीना में ही ट्रीटी जो है ना वो साइन की गई। और दीज वर द कंट्रीज, इन्हीं कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, दे वर प्रेजेंट एट अ प्लेस कॉल्ड वीना, और इन्होंने यहाँ पे ड्रा किया सेटलमेंट फॉर यूरोप। और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे किया, ये जो कांग्रेस था, ये जो आई एम टॉकिंग अबाउट द वीना कांग्रेस, इसको वीना कांग्रेस भी बोलते हैं। तो वहां पे उन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना साइन की। तो दिस वीना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम था ड्यूक मेटरनिच, जो है वो होस्ट कर रहा था ट्रीटी ऑफ वीना को, ठीक है।
एंड यहाँ पे आप जो कि डेलीगेट्स थे जो यहाँ पे असेंबल हुए, इन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना साइन किया और एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या, मकसद क्या था, विद द एम ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड केम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स, कि नेपोलियनिक वार्स के थ्रू जो यूरोप में चेंजेस आई हैं, नेपोलियनिक वार्स के थ्रू द चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द नेपोलियन बोनापार्ट, उन चेंजेस जो है ना, उन चेंजेस को खत्म करना है। आर यू गेटिंग मी? उन चेंजेस को खत्म करना है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इस वीना में जो है ट्रीटी ऑफ वीना साइन की, एक सेटलमेंट ड्रा किया फॉर द यूरोप। एंड पहला इसका पॉइंट हम याद रखेंगे कि बर्बन डायनास्टी वाज रेस्टोर्ड पावर। ये जो बर्बन डायनास्टी थी, इसको रेस्टोर किया गया, ठीक है ना, ये दोबारा से पावर में आई। आपने आपने पढ़ा होगा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो डायनास्टी फ्रांस में रूल कर रही थी, दैट वाज दिस बर्बन डायनास्टी, और इसको दोबारा से पावर में लाया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड annexed अंडर नेपोलियन, एंड वो टेरिटरीज दैट फ्रांस हैज annexed अंडर नेपोलियन बोनापार्ट, वो टेरिटरीज जो है ना दैट फ्रांस हैड लॉस्ट, वो टेरिटरीज जो है फ्रांस लॉस्ट दोस टेरिटरीज। इतना ही नहीं, बल्कि आप देखोगे a series of states were set up on the boundaries of France, सीरीज ऑफ स्टेट्स जो है ना वो फ्रांस के बाउंड्रीज के ऊपर सेटअप किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि आप देखोगे द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड, नीदरलैंड में जिसमें बेल्जियम भी आता था, वाज सेटअप इन द नॉर्थ में नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम भी आता था, वो सेटअप किया गया। एंड जेनीवा वाज एडेड टू द पेडमाउंट इन साउथ, और साउथ में आप देखोगे जेनीवा को भी ऐड किया गया। पेडमाउंट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। पेडमाउंट का मतलब होता है एरिया दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द माउंटेन, एक है ना माउंटेन के बेस के ऊपर जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पेडमाउंट। तो आप याद रखोगे दिस है ना जेनीवा जो है ये साउथ में ऐड किया गया, ठीक है ना। नीदरलैंड में बेल्जियम भी आता था, और आप देखोगे वो सेटअप किया गया। नॉर्थ में जेनीवा को ऐड किया गया, साउथ में। एंड प्रूशिया को नई टेरिटरीज दी गई ऑन इट इज वेस्टर्न फ्रंटियर्स, वेस्टर्न फ्रंटियर्स के ऊपर पेरूशिया को न्यू टेरिटरीज दिए गए, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन द नॉर्दर्न इटाली, नॉर्दर्न इटाली जो है ना वो ऑस्ट्रिया को दिया गया। ये सारा कुछ आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए, ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था ना वीना, ट्रीटी ऑफ वीना में, या जो वीना कांग्रेस हुई थी वहां पे हुआ था ये सारा। क्योंकि हमने पहले ही बोला कि डिफरेंट कंट्रीज की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम प्रूशिया, फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वो यहाँ पे असेंबल हुए वीना में आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन बोनापार्ट इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो वहां पे उन्होंने ड्रा किया सेटलमेंट फॉर द यूरोप, और वही हम पढ़ रहे थे क्या किया इस ट्रीटी ऑफ वीना में, क्या क्या उन्होंने किया, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो आई एम सेइंग प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज दिए गए ना वेस्टर्न फ्रंटियर साइड से, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटाली का कंट्रोल दिया गया, और ईस्ट में आप देखोगे रशिया को पोलैंड दिया गया, वाइल प्रूशिया को दिया गया पोर्शन ऑफ सेक्सोनिया दिया गया, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन द ट्रीटी ऑफ वीना। सो वी कैन से दीज वर द क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता है what are the different provisions of the treaty of Vienna. So these are actually the different provisions that we are discussing as far as the treaty of Vienna is concerned. Okay, now moving on to the next one, इससे रिलेटेड जो है ना भी क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि आपने पढ़ना है गुज़ेबी मैज़ेनी का, ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, इसका रोल आपने पढ़ना है, ठीक है ना। इटालियन यूनिफिकेशन में गुज़ेबी मैज़ेनी का क्या रोल था, तो ये आप वहां पे इसके ऊपर आपको नोट लिखना होगा, या आपने ऐसे लिखना होगा कि रोल क्या था गुज़ेबी मैज़ेनी का, जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, इसका क्या रोल रहा, या ना इटालियन यूनिफिकेशन में क्या इसका रोल रहा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी ना हर साल एग्जाम में आता है गुज़ेबी मैज़ेनी का। तो गुज़ेबी मैज़ेनी की जब हम बात करते हैं, ही वाज बोर्न एट जेनीवा 1807 में, एंड उसके बाद में ही बिकेम मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी एंड सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। कार्बोनरी जो ना ये सीक्रेट सोसाइटी, अगर आप यहाँ बोलोगे सीक्रेट सोसाइटी क्या है, अगर आपने 8th में भी आपने पढ़ा होगा, या 10th के दूसरे वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने राजगुरु के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया के रेवोल्यूशनरीज की हम बात करते हैं, या सुखदेव के बारे में आपने पढ़ा होगा, या भगत सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा, दीज वर द रेवोल्यूशनरीज। तो या लाला हरदयाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंडिया में जब यहाँ पे आजादी की तहरीक इंडिया ने चलाई,
ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यहाँ पे डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई, ठीक है। और कुछ सीक्रेट सोसाइटीज इंडिया में बनाएंगी, कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बाकी यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को वगैरह में बनाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल गदर पार्टी का आपने नाम सुना होगा, जो लाला हरदयाल ने बनाई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसी तरह से इटली में भी डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। तो व्हेन he was born, just when Giuseppe Mazzini was born in 1807, तो वो कार्बोनेरी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसी सीक्रेट सोसाइटी का वो मेंबर बनता है। उसके बाद में एट द एज ऑफ 24 इसको एग्जाइल किया गया, इसको जलाए वतन किया गया, इसको निकाला गया। रीजन क्या था, एग्जाइल का रीजन क्या था? 1831 में when he was 24 years of age उसको एग्जाइल किया गया। ईयर वाज 1831 और एग्जाइल किया गया क्योंकि उसने कोशिश की रेवोल्यूशन लाने की, लिगुरिया में रेवोल्यूशन लाने की उसने कोशिश की। तो दैट्स व्हाई उसको वहां से क्या किया जाता है, उसको एग्जाइल किया जाता है। एज वाज 24, ईयर वाज 1831 एंड उसके बाद में subsequently he founded another 2 secret societies. Earlier he was a member of the Carbonari Society. उसके बाद में वो और 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाता है, और वो मगर अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज की हम यहाँ पे बात करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यंग इटली बनाता है मर्सलीज में। यहाँ पे याद रखोगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, यंग इटली की फाउंडेशन किसने डाली या कहां पे? तो इट वाज गिउसेपी मैज़ेनी मर्सलीज में। और उसके बाद में यंग यूरोप या यंग इटली की हम बात करेंगे, दोनों जो थे दे वर द सीक्रेट सोसाइटीज जिनकी फाउंडेशन डाली गिउसेपी मैज़ेनी ने, और यंग यूरोप की उसने बुनियाद डाली बर्नी में, ठीक है। एंड हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम इटली एंड फ्रॉम द जर्मन स्टेट्स। और इसके जो मेंबर्स, जो ये जो 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाए गिउसेपी मैज़ेनी ने, चाहे हम यंग यूरोप की बात करेंगे चाहे हम यंग इटली की बात करेंगे, कि इसमें वही मेंबर्स वही इसके मेंबर्स बन गए विच वर द लाइक माइंडेड हियर मींस की जो मेंटालिटी थी किसकी? गिउसेपी मैज़ेनी की। जो सोच था गिउसेपी मैज़ेनी का, उसी सोच के वो, उसी मेंटालिटी के वो मेंबर्स थे who became the members of these 2 underground secret societies. और मैज़ेनी ने बोला, मैज़ेनी believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. मैज़ेनी किस चीज के ऊपर बिलीव करता था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप देखोगे God had intended nations to be the natural units of mankind का मतलब है कि गॉड ने, अल्लाह ने जो नेशंस बनाए हैं ना, जो ये बनाए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। तो ये पॉइंट, ये भी इससे रिलेटेड भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। who said this that God had intended nations to be the natural units of the mankind? इसका मतलब यह है, अगर हम इसको सबस्टेंशिएट करेंगे, अगर हम इस पॉइंट को एलाबोरेट करेंगे, इसका मतलब कि जो नेशंस हैं ये डिवाइनली क्रिएटेड है, और ऑलमाइटी अल्लाह ने नेशंस को क्रिएट किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। एंड उसके बाद में मैज़ेनी जो है ना, उसने अपोज किया मोनार्की की, उसने अपोजिशन की, ठीक है। मोनार्की के बारे में आपने पढ़ा होगा, रूल बाय ईदर बाय द किंग और द क्वीन। तो मोनार्की की अपोजिशन की उसने। एंड उसके बाद में, और उसका ये विजन था, हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटनड द कंजर्वेटिव्स। और उसका ये विजन था कि इसका ये विजन था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कंट्री जो है ना, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने कंट्रीज में सेटअप करना है। वो बिलीव करते थे किस चीज के ऊपर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ऊपर बिलीव करते थे। डेमोक्रेटिक का आपको पता ही है, जहां पे लोगों के पास पावर होता है, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करते हैं, खुद सिलेक्ट करता है। एंड रिपब्लिक की हम बात करेंगे, रिपब्लिक इज अ कंट्री वेयर देयर इज एन इलेक्टेड हेड, जहां पे एक इलेक्टेड हेड होता है। और जो कंजर्वेटिव्स है ना, वो इस बात से बहुत ज्यादा खूब ज्यादा थे मैज़ेनी से, मैज़ेनी की आइडियोलॉजी से, मैज़ेनी से नहीं बल्कि मैज़ेनी की जो आइडियोलॉजी थी, वो बिलीव करते थे किस चीज के ऊपर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ऊपर बिलीव करते थे। एंड उसने अपोजिशन की मोनार्की की, तो कंजर्वेटिव्स को उसी चीज का डर था। और मेटरनिच जो है, मेटरनिच ने ये पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी जो ना एमसीक्यू आ सकता है। किसने बोला है दैट ही इज द मोस्ट
डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे जो डेंजरस एनिमी है वो है गुजेबी मेजेनी। मगर ये किसने बोला है? मेटरनिश ने ये बोला है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि मेटरनिश ने बोला है दैट गुजेबी मेसेनी जो ना, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। एग्जैक्टली, सो दिस वाज गुजेबी मेजेनी का यहाँ पे आपने ना रोल देखा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गुजेबी मेजेनी से रिलेटेड, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में आपने पेपर चेक किए होंगे, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप चेक कीजिए, चाहे हम पिछले 4 या 5 सालों के पेपर्स वो आप चेक करोगे तो वहां पे भी आप देखोगे बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने डाला है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। तो ग्रीक की जब हम बात करते हैं, ग्रीस जो था ना, ग्रीस वाज जो ये था पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये पार्ट था किसका? ऑटोमन एम्पायर का। 15th सेंचुरी से ही ग्रीस जो है, जिसको माना जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको माना जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, और ग्रीक का कंट्रीब्यूशन है, चाहे हम साइंस की बात करेंगे, चाहे हम लिटरेचर की बात करेंगे, चाहे हम फिलॉसफी की बात करेंगे, चाहे हम हिस्ट्री की बात करेंगे, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, चाहे हम एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, चाहे हम पॉल साइंस की बात करेंगे, हर एक सारा सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स की बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट में ग्रीक्स का एक बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ग्रीस जो था ये पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का फ्रॉम द 15th सेंचुरी। और द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, जब यूरोप में क्या होता है, जब यूरोप में ग्रो होता है क्या? रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। जब यूरोप में नेशनलिज्म इमर्ज हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो गया, यहां पे भी आप देखोगे स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस amongst the Greeks which began in 1821। जब यूरोप में नेशनलिज्म इमर्ज हो जाता है, उस वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे भी लोग जो ना वो एनकरेज हो जाते हैं। लोग जो है वो भी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं किस चीज की, कि हम भी यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे, स्ट्रगल लॉन्च करेंगे अपनी आजादी के लिए। बिकॉज ग्रीस जो था ना, ग्रीस वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर। तो इन्होंने बोला कि हम भी बगावत करेंगे, हम भी रिवोल्ट करेंगे, किन के खिलाफ? ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। एंड यहाँ पे आप देखोगे ग्रीक्स की एक कोशिश, आजादी की जो कोशिश है, ये स्टार्ट हुई 1821 में। ठीक है, 1821 में ग्रीस में आजादी की कोशिश जो है ना वो स्टार्ट होती है। एंड इसके अलावा नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। जो नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस में, उनको सपोर्ट मिला, बाकी ग्रीक से सपोर्ट मिला जिनको एग्जाइल किया गया था। ठीक है, एंड नाउ दे वर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने भी ग्रीक के नेशनलिस्ट्स को इस आजादी की तहरीक में सपोर्ट किया। एंड एंड आल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस, और बहुत सारे खाली उन्हीं लोगों ने ग्रीस को सपोर्ट नहीं किया इस आजादी की तहरीक में जो उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ यहाँ पे स्टार्ट की थी। खाली उन ग्रीक के लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया जिनको एग्जाइल किया गया था, बल्कि बहुत सारे यूरोपियन लोगों ने भी इन नेशनलिस्ट्स को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उनकी सिंपैथीज थे किसके साथ? एंशिएंट ग्रीक कल्चर के साथ। एंशिएंट ग्रीक कल्चर आपको पता ही है कि मैंने आपको बोला कि ग्रीक्स का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, तो उनकी सिंपैथी थी एंशिएंट ग्रीक कल्चर के साथ। तो दैट्स व्हाई बहुत सारे यूरोपियंस ने डिसाइड किया, या इनफैक्ट हम बोलेंगे कि उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया ग्रीक नेशनलिस्ट्स को, जो उन्होंने ग्रीस में आजादी की तहरीक चलाई ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। और पोइट्स एंड आर्टिस्ट्स ने क्या बोला? पोइट्स एंड आर्टिस्ट्स ने ग्रीक में बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीस को बोला गया क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है ना, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन का टाइटल दिया गया, का खिताब दिया गया ग्रीस को, पोइट्स ने एंड आर्टिस्ट्स ने। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन, और लोगों की ओपिनियन को मोबिलाइज किया गया, पब्लिक को मोबिलाइज किया गया, पब्लिक को मोटिवेट किया गया टू सपोर्ट इट स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। एंड और यहाँ पे आप देखोगे लोगों को एनकरेज किया गया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि ग्रीक का जो है इनको आप सपोर्ट कीजिए। जो मुस्लिम एम्पायर था ये ऑटोमन एम्पायर, इसके खिलाफ जो आजादी की तहरीक इन्होंने यहाँ पे चलाई है 1821 में, इसको आप सपोर्ट कीजिए। बिकॉज
जो ग्रीस है, इट इज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। सो दैट्स व्हाई आप देखोगे ग्रीक नेशनलिस्ट्स को ना यूरोपियंस ने भी सपोर्ट किया। उसके बाद में वो ग्रीक्स जिनको एग्जाइल किया गया था उन्होंने भी इनको ओपनली सपोर्ट किया। एंड इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने ऑर्गेनाइज किया फंड्स, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश का ये पॉइंट था, मगर ग्रीक्स की आजादी की जो तहरीक यहां पे चली उसने उसके लिए फंड्स ऑर्गेनाइज किए। नाम क्या था? लॉर्ड बायरन। इंग्लिश पॉइंट था ये, फंड्स ऑर्गेनाइज करता है और खुद वार में चला जाता है और बाद में वो उसकी डेथ हो जाती है फीवर की वजह से 1824 में। लॉर्ड बायरन जो है एक तो फंड्स ऑर्गेनाइज करता है ताकि फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ग्रीस को, एंड खाली फंड्स ही ऑर्गेनाइज नहीं करता है बल्कि he himself participated in the war, but unfortunately 1824 में फीवर की वजह से लॉर्ड बायरन जो है, जो इंग्लिश पोएट था, उसकी डेथ हो जाती है। और फाइनली आप देखोगे, फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में, इससे भी रिलेटेड ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये आप याद रखोगे कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है 1832 में इस ट्रीटी को साइन किया गया। एंड थ्रू दिस ट्रीटी फाइनली ग्रीक जो है, ग्रीस को रिकॉग्नाइज किया गया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि फाइनली ग्रीस जो है ये एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है बन गया। मगर इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन थ्रू दिस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में ये ट्रीटी साइन की जाती है। इसको उर्दू में बोलते हैं कस्तूनतूनिया, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। इनफैक्ट ये ट्रेड रूट था। जब हमारे अरब कंट्रीज एंड उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज अरब कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, एंड दिस वाज द ट्रेड रूट। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कस्तूनतूनिया, ये एक ट्रेड रूट था, यही से ट्रेड होता था बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज एंड द अरब कंट्रीज। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसकी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। सो दिस वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद में मूविंग ऑन टू येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रोमांटिक इमेजिनेशन, ठीक है ना। यूरोप में आप देखोगे जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म डेवलप हुआ, उसमें उसमें आप देखोगे बहुत सारे फैक्टर्स ने अपने रोल प्ले किया, बहुत सारे फैक्टर्स ने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ दिस नेशनलिज्म इन यूरोप। जिस तरह से इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के लोग दे बिकेम पॉलिटिकली कॉन्शियस इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। उसमें आप देखोगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस आ गई, या ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर की वजह से, या इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से, या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो लॉन्च की गई, या रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो ये these were the different factors that became responsible for the rise and growth of political consciousness in India during the second half of the 19th century। मगर यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पे यूरोप में आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने के लिए कल्चर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, कल्चर ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कल्चर में फूड हैबिट्स आते हैं, कल्चर में ड्रेस आता है, कल्चर में लैंग्वेज आती है, और कल्चर में लोगों की इसमें म्यूजिक, फोक डांस वगैरह जो ना, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है ना। आपने आइडिया नेशन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि नेशन क्या है, नेशन की डेफिनेशन क्या है। सो आई एम सेइंग कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, एंड आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो ये सारा, चाहे आर्ट की बात करेंगे, चाहे पोएट्री की बात करेंगे, पोएट्री की बात करेंगे, या स्टोरीज की बात करेंगे, या म्यूजिक की हम बात करेंगे, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स। या हम बोलेंगे यूरोप में लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स इमर्ज हुए, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आर्ट ने, पोएट्री ने, स्टोरीज ने, एंड देन वी आर हैविंग म्यूजिक जो है ना, इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रोमांटिक और आर्टिस्ट थे, रोमांटिसिज्म के बारे में आपने पढ़ा, एक कल्चरल मूवमेंट थी, कल्चरल मूवमेंट थी रोमांटिसिज्म, ठीक है ना। इंग्लिश में भी ये कंसेप्ट आता है, चाहे रोमांटिसिज्म की बात करेंगे या रोमांटिक मूवमेंट की हम बात करेंगे, तो उस पीरियड में जो भी स्कॉलर्स थे, जो भी पोइट्स थे, उनको बोला जाता है रोमांटिक आर्टिस्ट्स, ठीक है ना। आप इसको किसी दूसरे एंगल से नहीं लेना, ये एक मूवमेंट चली और एक कल्चरल मूवमेंट थी। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे
उन्होंने जनरली क्रिटिसाइज किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, कि हम ग्लोरीफाई करते हैं रीजन को, हम ग्लोरीफाई करते हैं। उसके बाद में हर एक चीज का रीजन ढूंढना है, हर एक चीज का लॉजिक ढूंढना है, तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। किन्होंने क्रिटिसाइज किया? हाँ, किन्होंने क्रिटिसाइज किया? क्रिटिसाइज किया ना रोमांटिक आर्टिस्ट ने, वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया किस चीज को? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, ठीक है ना, हम ग्लोरीफाई करते हैं रीजन को। उसके बाद में उन्होंने साइंस को क्रिटिसाइज किया, और किस चीज के ऊपर उन्होंने? दे फोकस्ड ऑन इमोशंस के ऊपर उन्होंने फोकस किया। उसके बाद में इंट्यूशन, कभी इल्हाम हमारे दिल में कुछ आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूशन। उसके बाद में मिस्टिकल फीलिंग्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया, मिस्टिकल फीलिंग्स के ऊपर उन्हें स्ट्रेस दी, ठीक है ना। तो रोमांटिक आर्टिस्ट जो है, दे क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस, दे क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन। उसके बाद में किस चीज के ऊपर फोकस किया? इमोशंस के ऊपर, और इंट्यूशन के ऊपर, मिस्टिकल फीलिंग्स के ऊपर, और द एम्फेसिस ऑफ वर्निकुलर लैंग्वेज एंड लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit, कि उन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस दिया? वर्निकुलर लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, जो लोकल लैंग्वेजेस है, उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया। लोकल फोकलोर के ऊपर जो ना वो स्ट्रेस दिया गया। was not just to recover an ancient national spirit, बाकी इनके जरिए हम खाली रिकवरी नहीं करेंगे एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, but also to carry the modern nationalist message to a large audiences, कि अगर हम nationalist sentiments को कैरी करना है to the large audiences, अगर हमने nationalist feelings को ले जाना है to a large number of people, to a large audiences, तो हाँ, उसके लिए हम वर्निकुलर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम फोकलोर का यूज कर सकते हैं। नेशनलिस्ट फीलिंग्स को हम लार्जर ऑडियंसेस तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो खाली हम इससे हम खाली जो है, इससे हम खाली रिकवरी नहीं कर सकते हैं एंशिएंट नेशनल स्पिरिट दिस वर्निकुलर लैंग्वेज से या लोकल फोकलोर से, बल्कि हम कैरी कर सकते हैं मॉडर्न, हम कैरी कर सकते हैं किससे? वर्निकुलर लैंग्वेज से, लोकल फोकलोर से हम कैरी कर सकते हैं क्या? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स टू द लार्जर ऑडियंसेस। और जर्मन फिलोसोफर, यहां पे आप याद रखोगे, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। जर्मन फिलोसोफर का नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, 1744 to 1803, claimed that true German culture was to be discovered among the common people, thus walk, कि अगर हमने ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना होगा, अगर हमने इफ वी वांट टू डिस्कवर द ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर करने के लिए, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर बोलता है कि उसके लिए ट्रू जर्मन कल्चर को अगर हमने आइडेंटिफाई करना होगा, अगर हमने उसको ट्रेस करना होगा, अगर हमने उसको डिस्कवर करना है, तो वो हम कर सकते हैं क्या? कॉमन लोगों में, आम लोगों में कर सकते हैं, ठीक है ना। दस वॉक इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, कि उसने बोला कि फोक सॉन्ग्स के जरिए, उसके बाद में फोक पोइट्री के जरिए एंड फोक डांसेस के जरिए, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, कि अगर हमें ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन दैट इज वर्क्स was popularized, कि हम ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन को हम पॉपुलराइज कर सकते हैं। ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन को 2 पॉइंट्स बोले यहाँ पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में एक अलग क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। ये जो ये जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का क्या व्यू पॉइंट था, तो उसने बोला कि अगर हमने ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है, दैट इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। इतना ही नहीं बोला, उसने ये भी बोला कि अगर हम फोक सॉन्ग के जरिए, फोक पोएट्री के जरिए एंड फोक डांसेस के जरिए ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन को हम पॉपुलराइज कर सकते हैं। अनदर स्कॉलर हियर इज करोल कुरपेनस्काई। करोल, मैं रिपीट कर रहा हूं, करोल कुरपेनस्काई सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल। इस पर्सन ने कुरपेनस्काई ने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल। कैसे सेलिब्रेट किया? थ्रू इज ओपेरास। ओपेरा का मतलब होता है ड्रामेटिक वर्क से, अपनी ड्रामेटिक वर्क से उसने नेशनल स्ट्रगल को क्या किया? सेलिब्रेट किया। उसके बाद में म्यूजिक, अपने म्यूजिक के जरिए, और उसके बाद में टर्निंग फोक डांसेस, उसने फोक डांस को क्या किया? फोक डांसेस को कन्वर्ट किया। ये यहाँ पे फोक डांसेस के नाम है पॉलिनीज एंड मुस्कुरा, ये फोक डांसेस का नाम है। आप बोलोगे ये है क्या? दीज आर द नेम ऑफ द फोक डांसेस। जैसे हमारे इंडिया में यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग आप देखो, गरबा है गुजरात में, या बहुत सारे फोक डांसेस का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है,
ठीक है ना, या फॉर एग्जाम्पल बिहू है आसाम में, ठीक है ना, बिहू डांस, या इसी तरह से गरबा है गुजरात में, या रूफ है कश्मीरी में, दीज वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम द दीज आर द फोक डांसेस। तो फोक डांसेस, ये फोक डांसेस का नाम है, पॉलिनेज है, मुस्कुरा है, इनको कन्वर्ट किया नेशनल सिंबल्स में। बात समझ आ रही है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यार कि नेशनल सिंबल्स में इनको कन्वर्ट किया गया। किसने कन्वर्ट किया? कुरपिन ने सेलिब्रेट किया अपनी नेशनल स्ट्रगल। कैसी सेलिब्रेट की? थ्रू हिज ओपेरास, अपनी ड्रामेटिक वर्क से उसने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल को। आपने यहाँ पे जब इंडिया की आजादी की तहरीक चल रही थी अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर, तो आपने यहाँ पे भी देखा बहुत सारे म्यूजिक के जरिए बहुत सारे आप देखोगे ऐसे सॉन्ग्स लिखे गए जो नेशन को डेडिकेट किया गया। और जब इंसान उन सॉन्ग्स को सुनता है तो देश भक्ति जो है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो ना, ये अपने आप एक इंडिविजुअल में एरोज हो जाते हैं। तो इसने अपनी नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया कुरपिन ने अपने ओपेरास के थ्रू, ड्रामेटिक वर्क से, उसके बाद में म्यूजिक के थ्रू, और उसने फोक डांसेस, दीज आर द ये फोक डांसेस हैं, पॉलिनेज है या मुस्कुरा, इनको नेशनलिस्ट सिंबल्स में कन्वर्ट किया। सो दिस वाज द टॉपिक जो हमने पढ़ा, इट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन। ठीक है, उसके बाद में वी हैव yet another important topic of the chapter, that is the unification of Germany, कि जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया गया। जर्मनी जो थी ये डिवाइडेड थी डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज में, तो यहां पे आप देखोगे जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया गया, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे। एज यू कैन सी है 1848 में द पॉपुलर एफर्ट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन फेल्ड in installing constitutional monarchy in Germany, कि 1848 में एक पॉपुलर एफर्ट उठाया गया, एक पॉपुलर कोशिश की गई। किसने कोशिश की? पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है, मगर वो फेल हो गई। क्या कोशिश की? कि उन्होंने कहा कि हम वहां पे जर्मनी में हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम सेटअप करने जा रहे हैं जर्मनी में, ठीक है ना। हम मोनार्की होगी, मगर जो मोनार्क होगा वहां पे, चाहे किंग होगा चाहे क्वीन होगी, उसको जो काम करना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो कि कोशिश की गई थी 1848 में, पॉलिटिकल एसोसिएशन ने जर्मनी में कोशिश की ताकि जर्मनी जो है ना इसको कन्वर्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, मगर वो 1848 में वो कोशिश जो है ना वो नाकाम हो जाती है। एंड फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट made it clear that German unification had to come through the combined effort of the monarchy and army supported by large landowners। और जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये जर्मनी का ये पार्लियामेंट है, जर्मनी का जो पार्लियामेंट है, उसने क्लियर किया कि अगर हमने जर्मनी को यूनिफाई करना है तो जर्मन यूनिफिकेशन हो सकती है कंबाइंड एफर्ट ऑफ द मोनार्की। उसमें मोनार्की का एक इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बाद में आर्मी की वजह से, और इसके अलावा मोनार्की जो है ना, जब आर्मी एंड मोनार्की चाहेगी तब जाके जर्मन यूनिफाई हो सकता है, या उसके बाद में लार्ज लैंड लॉर्ड जो है, जो लैंड ओनर्स है, उनको भी सपोर्ट करना है। ओनली देन द जर्मन यूनिफिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो कैसे हम जर्मनी को यूनिफाई कर सकते हैं? जर्मन यूनिफिकेशन पॉसिबल है जब जो है ये कंबाइंड एफर्ट है, ठीक है ना। कंबाइंड एफर्ट किसका? ये तो इसमें मोनार्की, उसके बाद में आर्मी मिलके जब काम करेगी तब जाके जर्मन यूनिफाई होगा, तब जाके जर्मनी यूनिफाई होगी, और लैंड ओनर्स को भी एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करना है। और फ्रॉम 1848 प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। तो 1848 में प्रूशिया ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जर्मनी को यूनिफाई करने की। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, यहाँ पे सिंपली आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, या हाउ जर्मनी वाज यूनिफाइड, ठीक है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क। तो ये यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमन बिस्मार्क का भी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कंसिडर किया जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द दिस चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है जर्मन यूनिफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि फ्रॉम 1848 प्रूशिया जो है प्रूशिया टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। और इस प्रोसेस में ऑटोमन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर था, उसने प्रूशिया का प्रोवाइडेड
proved to be the main architect. He proved to be the main architect जिसने ना जर्मन को यूनिफाई किया, जिसने जर्मनी की यूनिफिकेशन में एक लीडिंग रोल जो है ना वो प्ले करता है. और बिस्मार्क reached his goal with the help of Prussian army and bureaucracy. बिस्मार्क जो है, जो ऑटोमन बिस्मार्क है, नो डाउट उसको कंसिडर किया जाता है आर्किटेक्ट एज फार एज द जर्मन यूनिफिकेशन इज कंसर्न. मगर बिस्मार्क अपने गोल को उसने अचीव किया, अपने टारगेट को उसने अचीव किया. उसमें प्रूशियन आर्मी जो है वो उसकी हेल्प करता है, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी भी हेल्प करती है, तब जाके ये पॉसिबल होता है ऑटोमन बिस्मार्क के लिए या ना जर्मनी को यूनिफाई करना. और ही फॉट 7 wars in 3 years. 7 सालों में 3 जंगें लड़ता है ऑटोमन बिस्मार्क. किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, उसके बाद में डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, और विच एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री. और फाइनली प्रूशिया की विक्ट्री होती है एंड कंप्लीटेड द जर्मन यूनिफिकेशन. और जर्मन यूनिफिकेशन जब वो कंप्लीट होती है उसमें ऑटोमन, यहां से आप ये वाला यहां से पॉइंट आप लिख सकते हो ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में, ठीक है ना. तो ऑटोमन बिस्मार्क को कंसिडर किया जाता है आर्किटेक्ट एज फार एज द जर्मन यूनिफिकेशन इज कंसर्न. हियर यू कैन राइट कि he reached his goal, he reached his target, he was supported by Prussian army, he was supported by the bureaucracy and he fought 7 wars in 3 years. और किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, और फाइनली इन 7 सालों में 3 जंगों में उसकी प्रूशिया की विक्ट्री होती है और बाद में जर्मन यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज एज यू कैन सी हियर, ये है, दिस इज मैप यू कैन सी हियर. जिसमें आप देखोगे प्रूशियन विक्ट्री किस कलर से दिखाया गया है, अदर जर्मन स्टेट्स को किस कलर से दिखाया गया है, बाउंड्री ऑफ जर्मन एम्पायर भी यहाँ इस डॉट से दिखाया गया. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द जर्मन एम्पायर, ठीक है ना. जो आप ये वाला ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये है दिस इज द बाउंड्री ऑफ व्हाट? जर्मन एम्पायर, ठीक है. एंड यहाँ पे आप देखोगे ये अदर जर्मन स्टेट्स हैं जो इस कलर से दिखाया गया है. उसके बाद में ये वाला जो है दिस इज प्रूशियन टेरिटरी, ये प्रूशियन टेरिटरी है. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो दिस वाज द टॉपिक जर्मन यूनिफिकेशन. उसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज इटली यूनिफाइड, ठीक है ना. इटली यूनिफाइड कि या इटालियन यूनिफिकेशन, इससे रिलेटेड भी हमने पहले ही जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, तो वहां पे इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में भी क्वेश्चन वहां पे मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, या तो एग्जामिनर जर्मन यूनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डालेगा या तो इटालियन यूनिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकता है. दो में से एक क्वेश्चन जो है वो 100% कंफर्म है कि दो में से एग्जामिनर एक क्वेश्चन एग्जाम में डाल सकता है, ठीक है. तो इटली जो है ना ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली जो थी ना ये डिवाइडेड थी 7 स्टेट्स में, ठीक है. मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में जो इटली थी ये डिवाइडेड थी 7 स्टेट्स में. उसमें से खाली सार्दिनिया पेडमाउंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस. इसमें से खाली है डिवाइडेड इटली जो थी ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है. मगर इसमें से आप देखोगे खाली सार्दिनिया पेडमाउंट जो थी उसके ऊपर इटालियन प्रिंसेस रूल कर रहे थे. खाली एक स्टेट थी जिसके ऊपर हम बोलेंगे इटली की हुकूमत थी. तो बाकी 6 में इटली की हुकूमत नहीं थी. इटली वाज डिवाइडेड इनटू these 7 states और आउट ऑफ 7 खाली सार्दिनिया पेडमाउंट में इटालियन प्रिंस जो है ना वो रूल कर रहे थे, ठीक है ना. और उसके बाद में आफ्टर द सीरीज ऑफ फेलियर ऑफ मेज़ेनी, उसके बाद में बहुत कोशिश की इटालियन रेवोल्यूशनरी गुज़ेपी मेज़ेनी ने ताकि इटली को यूनिफाई किया जाए, तो उसमें फेल हो जाता है. उसके बाद में किंग विक्टर एम्यूनियल सेकंड took the process of unifying Italy through wars. तो this Victor Emmanuel II जो है ना he is now taking the responsibility of unifying the Italy. मगर उसने यहाँ पे इटली को यूनिफाई करने के लिए कौन सा रास्ता चुना? That is through wars. कि wars के जरिए हम इटली को क्या करेंगे? यूनिफाई करेंगे. और कैवार जो था ना वो सीएम था, वो चीफ मिनिस्टर था. उसने क्या किया? थ्रू हिज टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, उसने अपने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस से फ्रांस के साथ ही एंटर्ड इनटू अलायंस. ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859. तो कैवार जो चीफ मिनिस्टर था, इससे रिलेटेड भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कैवार के बारे में. तो ये चीफ मिनिस्टर था, उसने
टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किसके साथ किया, फ्रांस के साथ, एंड वो उसमें कामयाब हो गया। किन को डिफीट करने हैं, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में वो हराता है, वो डिफीट करता है किनको, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। कैवार की हम बात करेंगे। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजेबी गारबल्दी, इससे रिलेटेड भी हमने जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला था, इसका शॉर्ट नोट लिखना होगा गुसेपी गारबदली के ऊपर। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ गारबदली द आर्मड वॉलंटियर्स मार्चड इनटू साउथ इटली, ठीक है ना। तो आप देखोगे गुजेपी गारबदली की लीडरशिप के अंडर जो आर्मड वॉलंटियर्स थे, those who are carrying the arms, those who are carrying the weapons, they marched into South Italy, वो साउथ इटली पहुंच जाते हैं। एंड द किंगडम ऑफ, और उसके बाद में साउथ इटली जो है ना, साउथ इटली के ऊपर आप मान लीजिए कंट्रोल किया जाता है, साउथ इटली को एनेक्स किया जाता है अंडर गारबदली। एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers in 1860। तो गुजेपी गारबदली जो है ना, विद द हेल्प ऑफ द आर्मड वॉलंटियर्स, वो साउथ इटली में एंटर हो जाता है। और साउथ इटली के बाद में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज वहां पे एंटर हो जाता है, उनको एनेक्स किया जाता है। और वो उसमें और उसके अलावा लोकल पेजेंट्स ने भी गारबदली को सपोर्ट किया। और क्यों सपोर्ट किया, ताकि स्पेनिश रूलर जो है, स्पेन रूलर जो है ना, और उसको वहां से क्या किया जाए, उनको वहां से निकाला जाए। क्योंकि साउथ जो है ना, इटली का जो साउदर्न वाला पार्ट था ना, ये स्पेन के अंडर था। हमने पहले ही बोला था कि इटली जो थी ना, ये डिवाइडेड थी 7 स्टेट्स में। खाली सार्दन या पेडमोंट में जो है वहां पे वहां पे आप देखोगे इटालियन प्रिंसेस रूल कर रहे थे। तो साउथ जो साउथ इटली था, ये स्पेन के अंडर था। जो सेंट्रल वाला इलाका था इटली का, वो पोप के अंडर था। तो डिफरेंट एरियाज वर अंडर डिफरेंट पीपल, अंडर डिफरेंट रिजीम्स। तो यहाँ पे आप देखोगे स्पेन को जो है ना, साउथ इटली से हराया गया, उनको वहां से निकाला गया। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के ऊपर कब्जा किया गुजेबी गारबदली ने, लोकल पेजेंट्स ने उसको सपोर्ट किया। एंड स्पेन को फाइनली 1860 में वहां से निकाला जाता है। और फाइनली आप देखोगे इटली गॉट यूनिफाइड 1861 में। इटली जो है ना, वो यूनिफाई हो जाती है। और किंग विक्टर एम्यूनियल सेकंड वाज मेड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। और दिस वन विक्टर एम्यूनियल सेकंड को बाद में यूनिफाइड इटली का जो है ना, किंग जो है उसको चूज किया जाता है। सो दिस वाज हाउ इटली वाज यूनिफाइड। और इसमें गारबदली का आपने रोल देखा, इसमें कैवार के बारे में आपने थोड़ा यहाँ पे पढ़ा। उसमें हालांकि मैजेनी भी कोशिश की थी, मगर मैजेनी जो है ना, वो अपने कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। फिर उसके बाद में विक्टर एम्यूनियल सेकंड जो है ना, उसने कोशिश की कि थ्रू वार से मैं आप इटली को क्या करूंगा, यूनिफाई करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इटली जो थी, ये डिवाइडेड थी 7 स्टेट्स में। तो फाइनली आप देखोगे इटली को यूनिफाई किया गया और विक्टर एम्यूनियल सेकंड को चूज किया गया, सिलेक्टेड किया गया एज द किंग ऑफ द यूनिफाइड इटली। सो दिस वाज इटली यूनिफाइड, ठीक है। उसके बाद में वी हैव द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है ना। ब्रिटेन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कि ब्रिटेन की हम बात करेंगे, ब्रिटेन कैसे नेशन स्टेट बन गया, ठीक है ना। हाउ ब्रिटेन बिकेम अ नेशन स्टेट, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट जो था ना, इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल, कि अचानक जो है ना, ये एक एब्रप्ट एक स्लो प्रोसेस नहीं था। मींस ये सडनली नहीं हुआ, ये एब्रप्टली भी नहीं हुआ कि ब्रिटेन जो है ये कन्वर्ट हो गया नेशन स्टेट में, बल्कि इसको एक टाइम लगा। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था, ठीक है ना। ब्रिटेन का नेशन स्टेट कन्वर्ट होने में ये एक सडन अपहीवल नहीं था, ये अचानक नहीं हुआ, ये एब्रप्टली नहीं हुआ, बल्कि इसको टाइम लगा। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। और इसमें आप देखोगे जो प्राइमरी आइडेंटिटीज जो थे कहां पे, विच वर इनहेबिटिंग द ब्रिटिश आइलैंड्स, ब्रिटिश आइलैंड्स की हम बात करेंगे। वहां पे आप देखोगे प्राइमरी एथनिक ग्रुप्स कौन कौन वहां पे रहते थे। वहां पे इंग्लिश, ये एक अपना, ये वहां पे एक एथनिक ग्रुप था। वेलिश वहां पे एक अपना एक ग्रुप था। स्कॉट या जिनको हम बोलते एरिश। तो दीज वर द प्राइमरी आइडेंटिटीज व्हिच वर इनहेबिटिंग द ब्रिटिश isles, these were the primary ethnic groups जो वहां पे रहते थे। एंड ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स, ऊपर जो हमने चाहे इंग्लिश की हम बात करेंगे,
वेल्श की हम बात करेंगे या स्कॉट की हम बात करेंगे, इन एथनिक ग्रुप्स में इनका एक अपना कल्चर था और इनका अपना एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, ठीक है ना। इनका अपना अपना अपने अपना कल्चर था, उसके बाद में फिर अपने इनके कल्चर के साथ अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। मगर इसमें से इनमें से इंग्लिश जो है ना स्टेडली ग्रो इन वेल्थ, और वेल्थ में इन इन एथनिक ग्रुप्स में ये इंग्लिश जो है ये इनके ना ये वेल्थ में ग्रो हो जाता है, इंपॉर्टेंस में ग्रो हो जाता है, और उसके अलावा पावर भी इनका बढ़ जाता है। और इस वजह से आप देखोगे दे वर नाउ इन अ पोजीशन to perpetuate their dominance, perpetuate their influence over the other nations of the island. इस आइलैंड में जो बाकी नेशंस रहते थे लाइक वेलिश, लाइक स्कॉट, इनके ऊपर अपनी डोमिनेंस परपेचुएट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे क्यों, व्हाई, हाउ इंग्लिश बिकेम सक्सेसफुल इन इम्पोजिंग इट डोमिनेंस ऑन वेलिश एंड स्कॉट, बिकॉज इसका रीजन ये था कि ये वेल्थ में, ये इंपॉर्टेंस में, ये पावर में बढ़ गए। और जब ये चीजें हुई तो इवेंचुअली इनका इन्फ्लुएंस, इनकी डोमिनेंस जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई बाकी एथनिक ग्रुप्स के ऊपर। और उसके बाद में फिर आप देखोगे कि द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। आपने ये पढ़ा होगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आता है 1688 में, तो वहां पे आप देखोगे इंग्लिश पार्लियामेंट 1688 में क्या करता है, मोनार्की से पावर सीज करता है। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट फाइनली कामयाब हो जाता है, मोनार्की से पावर सीज करता है 1800 या 1688 में। वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एडेड सेंटर केम इनटू बीइंग। और बाद में इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड दिस इमर्ज्ड इनटू अ नेशन स्टेट। सेंटर जो बना, सेंटर जो है बना सेंटर जो बना, इट वाज England. It was English that became the center as far as these nation states are concerned. So this is the strange case of Britain. तो ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना, इसमें ये एक सडन अपीवल नहीं था, ये एब्रप्टली नहीं हुआ, बल्कि एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि इस ब्रिटिश एजल्स में इसमें कौन कौन से प्राइमरी आइडेंटिटीज रहते थे, कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स रहते थे। उसमें हमने इंग्लिश के बारे में, वेल्श के बारे में, स्कॉट के बारे में, और इनके ऊपर अपनी डोमिनेंस शो की या इन ग्रुप्स को डोमिनेट किया इंग्लिश ने, बिकॉज दे वर ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस, इन पावर, इन वेल्थ। एंड इवेंचुअली फिर आप देखोगे कि ब्रिटिश इंग्लिश का जो पार्लियामेंट है उसने 1688 में वो पावर सीज करता है फ्रॉम द मोनार्की, ठीक है ना। और फाइनली जो है ना ब्रिटेन जो है ये एक नेशन स्टेट बन जाती है। सो दिस इज द स्ट्रेंज जो है ना केस ऑफ ब्रिटेन। और इसी में आप देखोगे यहाँ पे फेट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है ना। स्कॉटलैंड के बारे में और आयरलैंड के बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे फेट ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि ये भी ब्रिटिश एजल्स का ही पार्ट था, ये भी इससे रिलेटेड भी अलग क्वेश्चन आ सकता है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये पास किया गया बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में ये एक्ट जो है ना ये साइन होता है 1707 में, जिसको बोला जाता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में ये होता है, और इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो साइन किया गया या पास हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड, and permitted England to impose its influence on Scotland. And इस एक्ट के जरिए when the United Kingdom of Great Britain जो है when it came into existence, तो इंग्लैंड को परमिट किया गया कि आप इंपोज कीजिए अपना इन्फ्लुएंस किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। और उस टाइम ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था, ठीक है ना, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था इट वाज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। इसमें मेंबर्स स्कॉटलैंड के नहीं थे, इसमें मेंबर्स वेल्श के नहीं थे, बल्कि इसमें इंग्लिश के मेंबर्स डोमिनेट कर रहे थे इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। और आपको पता है कि ब्रिटिश की आइडेंटिटी आप देखोगे जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस थी, उससे क्या हो गया कि स्कॉटलैंड का जो अपना कल्चर था, उनकी जो अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको सप्रेस किया गया, सिस्टमैटिकली उनको सप्रेस किया गया। एंड वी हैव द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स, एंड वी हैव आपने पढ़ा होगा क्रिश्चियंस में वी हैव प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। तो जो कैथोलिक क्लैन्स हैं
ट्राइबल्स जो रहते थे स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में, स्कॉटिश हाईलैंड्स में, suffered a terrible repression whenever they attempted to assert their independence. जब भी इन कैथोलिक clans ने which were inhabiting the Scottish Highland, whenever they tried to assert their independence, तो इनको क्या किया गया, उनको दबाया गया, उनके उस फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस किया गया, उसको दबाया गया. एंड फिर आप देखोगे द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज. ये जो स्कॉटिश हाईलैंड में जो ये कैथोलिक क्लैन्स रहते थे, इनकी अपनी एक लैंग्वेज थी, ठीक है ना, अपनी एक लोकल लैंग्वेज थी, दैट इज गैलिक. एंड दे वर प्रोहिबिटेड टू स्पीक इवन देयर ओन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गैलिक, एंड टू वियर देयर नेशनल ड्रेस. उनको ये भी अलाउ नहीं किया गया कि आप अपना नेशनल ड्रेस वेयर कीजिए, और ना ही उनको परमिशन दिया गया कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज गैलिक जो है ना वो भी आप माना, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इवन यूर लोकल लैंग्वेज, इवन यूर नेटिव लैंग्वेज गैलिक, एंड ना ही आप अपना जो है नेशनल ड्रेस पहन सकते हो. एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड. एंड बहुत सारे स्कॉटिश हाईलैंड्स में जो ये कैथोलिक क्लैन्स रहते थे ना, इनको फोर्सबली क्या किया गया, दे वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड. सो दिस वाज फेट ऑफ स्कॉटलैंड. एंड नाउ यू कैन सी हियर फेट ऑफ दिस आइलैंड. आयरलैंड के साथ क्या हुआ, स्कॉटलैंड का आपने यहाँ पे देखा. एज यू कैन सी हियर आयरलैंड जो था ना, आयरलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. अभी मैंने आप लोगों को बोला कि कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट जो है, जिस तरह से मुस्लिम्स में डिफरेंट सेक्ट्स है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल वी हैव सुन्नीज हैं, शियाज हैं, ठीक है ना. इसी तरह से आप देखोगे क्रिश्चियंस में भी टू इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं, वन इज कैथोलिक्स एंड सेकंड इज प्रोटेस्टेंट्स. तो यहाँ पे आप देखोगे आयरलैंड जो था ये डिवाइडेड था टू सेक्ट्स में. वहां पे प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे, वहां पे कैथोलिक्स भी रहते थे. इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड. मगर इंग्लैंड ने सपोर्ट किया किनको, इंग्लैंड ने सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट्स को. जो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स रहते थे ना, केवल उन्हीं को सपोर्ट किया. टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री. तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी ना वो कैथोलिक्स की थी आयरलैंड में, ठीक है ना, कैथोलिक्स वहां पे मेजॉरिटी में थे. मगर इंग्लैंड ने सपोर्ट किया किनको, प्रोटेस्टेंट्स को. सपोर्ट इसलिए किया ताकि वो अपनी डोमिनेट करे कैथोलिक कंट्री को. जो आयरलैंड थी नहीं कैथोलिक कंट्री थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर कैथोलिक्स देयर. तो इंग्लैंड ने सपोर्ट किया. कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड. और जो कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया वहां पे ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, उनको सप्रेस किया गया. और उसके बाद में आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फटॉन ने कोशिश की, ठीक है ना, रिवोल्ट करने की, मगर वो रिवोल्ट फेल हो गया. एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में आयरलैंड के जो बहुत सारे लोग जो है जो उसके साथ मिली थे, उन्होंने कोशिश की. वुल्फटॉन ने और यूनाइटेड आयरिशमैन ने 1798 में कोशिश की कि आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801 में कोशिश की थी वुल्फटॉन ने और उसके आयरिशमैन ने. मगर उसके बावजूद भी आप देखोगे 1798 में क्या हो जाता है कि 1798 में आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किया गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में. उसके बाद में ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर. और वहां पे उनके ऊपर ब्रिटिश नेशन जो है ना, दैट वाज फोर्ज्ड थ्रू ब्रिटिश नेशन जो है ना उसको प्रोपगेट किया गया. और वहां पे इंग्लिश कल्चर जो है ना, इंग्लिश कल्चर ने डोमिनेट किया, इंग्लिश नेशन को परपेचुएट किया गया. एंड उसके बाद में इंग्लिश कल्चर का वहां पे फिर बोलबाला होने लगा. एंड सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटिश फ्लैग. अब क्या थे, जो ये नया ब्रिटेन बनाया गया जिसमें जो आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इस नए ब्रिटेन के क्या सिंबल्स थे, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, उसके बाद में नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग. ये इनका ये जो फ्लैग था न्यू ब्रिटिश का, इट वाज यूनियन जैक. उसके बाद में खाली यूनियन जैक ही नहीं था बल्कि नेशनल एंथम क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग. एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड older nations survived only as subordinate partners in this union. जो ओल्डर नेशंस थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कॉटलैंड की हम बात करेंगे, यहाँ पे हम आयरलैंड की बात करेंगे, तो वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं
only the subordinate partners in this union. और इस यूनियन में जो मेन पार्टनर रहेगा, जिनका आप देखोगे यहाँ पे जिनकी डोमिनेंस यहाँ पे चली, दैट वाज द ब्रिटिश नेशन. और बाद में स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड जो है उनको यहाँ पे सबऑर्डिनेट पार्टनर्स का स्टेटस दिया गया. सो दिस वाज फेट ऑफ स्कॉटलैंड एंड फेट ऑफ आयरलैंड. नाउ वी हैव बाल्कन. आई गेस ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो बाल्कन पेनिनसुला था, ये जो बाल्कन एरिया था, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट का रीजन भी यही बना. बाल्कन पेनिनसुला में जो टेंशन था, तो वो हम पढ़ेंगे, जिसका ये एक बिग पावर राइवलरी थी बाल्कन, ठीक है ना. उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्यों ये बिग पावर राइवलरी बन गई. जब हम बाल्कन की बात करेंगे, द नेशनलिस्ट टेंशन, ठीक है ना. बाल्कन की हम बात करेंगे. मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द बाल्कन. कि यूरोप में सबसे मेन सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन का बन गया, जो सबसे मेन सोर्स टेंशन का बन गया बिटवीन द डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज 1871 के बाद, दैट वाज व्हाट, वो बाल्कन था, ठीक है ना. और बाल्कन की हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन सा एरिया आता था. ये इट वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. बाल्कन की हम बात करेंगे, ये ना ज्योग्राफिकली आप देखोगे ये एक अलग एरिया था. इसमें ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल वेरिएशन थी. एंड उसके बाद में इसमें एथनिक वेरिएशन थी. इसमें आता है कंप्राइजिंग. बाल्कन में क्या आता है, कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया इसमें आता था, ठीक है ना. बाल्कन की हम बात करेंगे कि बाल्कन में कौन कौन सा एरिया एंड कौन कौन सा रीजन आता है. और वो जो रीजन थे वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक दूसरे के साथ वेरी करते थे. तो इसमें प्रेजेंट डे रोमानिया आता था, बल्गेरिया, उसके बाद में अल्बानिया, ग्रीस, मैक्सिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, सोल्वेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, whose inhabitants were known as Serbs, ठीक है ना. इन एरियाज में, इन कंट्रीज में, इन रीजन्स में जो इनहैबिटेंट्स रहते थे ना, इनको बोला जाता था Serbs. This was a name given to the inhabitants of these countries. एंड पूरी इस एरिया को बोला जाता है बाल्कन, ठीक है ना. ये सारा बाल्कन एरिया था. ये ज्योग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशंस यहाँ पे थे. And the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkan. बाल्कन में भी रोमांटिक नेशनलिस्ट फीलिंग जो है ना, वो फैल जाते हैं. जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि फोक डांस से, फोक पोएट्री से, उसके बाद में स्टोरीज से, म्यूजिक से हम जो है ना, या कल्चर ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन एरोजिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. तो यहाँ पे आप देखोगे रोमांटिक नेशनलिज्म के जो आइडियाज यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं बाल्कन में. With the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. ये इलाका जो है ना, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है. उसके बाद में ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन होने से एंड इस इलाके में रोमांटिक नेशनलिस्ट फीलिंग्स स्प्रेड होने की वजह से क्या हो जाता है, ये इलाका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव बन जाता है. ये इलाका बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल बन जाता है, ठीक है ना. किस वजह से, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर का और मोस्ट ऑफ दिस बाल्कन एरिया अर्लियर इट वाज अंडर व्हाट, ये पहले मुस्लिम एम्पायर ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. अब ऑटोमन एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो गया. उसके बाद में यहां से रोमांटिक नेशनलिज्म फीलिंग्स आइडियाज यहां पे स्प्रेड हो जाता है. उस वजह से ये इलाका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव बन जाता है. और बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स. तो इन्होंने क्लेम किया, ये जो बाल्कन लोग हैं, अब इन्होंने क्लेम किया कि हमें आजादी चाहिए, ठीक है. क्योंकि पहले ये सारा इलाका मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो था ये ऑटोमन एम्पायर के था, के अंदर था. अब इन्होंने बोला कि दैट वी नीड इंडिपेंडेंस. और इतना ही नहीं बल्कि हमें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, ठीक है. एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स. इन्होंने बोला कि हमें आजादी चाहिए. क्यों हमें आजादी चाहिए? बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब हम भी इंडिपेंडेंट थे, हम आजाद थे, मगर उसके बाद में सब्सिक्वेंटली फॉरेन कंट्रीज ने हमें बाद में फिर सब्जुगेट किया. फॉरेन कंट्रीज ने बाद में फिर हमें कैप्चर किया. तो हमारा ये राइट है कि हमें, हमसे जो आजादी छीनी गई वो हमें वापस दी जाए, ठीक है ना. तो ये इन्होंने क्लेम किया कि एक टाइम में ये जो बाल्कन एरिया आता है ये फ्री था, ये इंडिपेंडेंट था. तो इन्होंने बोला कि हमें वो राइट दोबारा से वापस मिलना चाहिए. Hence the rebellious nationalities in the Balkan thought of their struggle as attempt
टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। और इनने बोला कि जो ये जो यहाँ के जो ये रेबिलियस नेशनलिस्ट थे, जो यहाँ के लोग जो थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, जिनमें रेबिलियस टेंडेंसीज आ गए थे, और इन्होंने बोला कि हमने ये जो स्ट्रगल यहाँ पे लॉन्च की है, हमारा मकसद ये है कि हमें वापस मिली हमारी क्या लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, जो हमारी आजादी छीनी गई थी, वही आजादी हम वापस चाहते हैं। तो ये इलाका जो है ना, इस इलाके में हम चाहते हैं कि हमें जो हमसे आजादी छीनी गई थी वो हमें वापस दी जाए। तो दिस वाज दैट इज व्हाई कि इन्होंने यहाँ पे रेबिलियस टेंडेंसीज जो है ना वो इमर्ज हो गई यहाँ बाल्कन में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे बिग पावर राइवलरी। अब ये बाल्कन जो है ना, ये क्यों ही बिग पावर राइवलरी बन गया? पहले आप देखोगे इन स्टेट्स के बीच में ही राइवलरी चल रही थी। ये जो स्टेट्स, जो बाल्कन में जो स्टेट्स, जो एरियाज आते थे ना, इन्हीं में पहले ना राइवलरी चल रही थी। मगर उसके बाद बिग पावर राइवलरी कैसे बन गया, ठीक है ना? बाल्कन स्टेट्स जो है ना वर fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of others। ये जो बाल्कन में जो स्टेट्स थे, ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जेलस हो गए। क्यों जेलस हो गए? क्योंकि every Balkan state is now trying to expand their territories. Every Balkan state is trying to now annex the other Balkan states, and उस वजह से आप देखोगे ये एक दूसरे के ना जेलस हो गए, एंड मैटर और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया कि जब बाल्कन बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, अब मैटर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले खाली इन स्टेट्स के बीच में आपस में राइवलरी चल रही थी, तो अब इसमें बड़े बड़े पावर्स इन्वॉल्व हो गए, अब इसमें बड़े बड़े कंट्रीज जो है ना एंटर हो गई, एंड उस वजह से दिस बाल्कन बिकेम द बिग पावर राइवलरी। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो उस टाइम ऑलरेडी वर्ल्ड में क्या चल रहा था? टेंस राइवलरी ऑलरेडी चल रही थी वर्ल्ड में। उस टाइम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हुआ था। ऑलरेडी राइवलरी among the different European countries was going on। राइवलरी किस में चल रही थी? ट्रेड के ऊपर राइवलरी चल रही थी। हर एक यूरोपियन कंट्री चाहती थी कि हम ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली हम बात करते हैं एशियन कंट्रीज की, अफ्रीकन कंट्रीज की और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक कंट्री चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज को कार्व आउट किया जाए। हर एक कंट्री चाहती थी कि अपने नेवी पावर को बढ़ाया जाए, उसके बाद में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जाए। एंड उस वजह से आप देखोगे these rivalries were evident in the way the Balkan problem unfolded। और ये जो राइवलरी आप देखोगे, जो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो राइवलरी थी ना, यहाँ पे आप देखोगे इन बाल्कन प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पे टैकल किया गया। ये कंट्री जो है, ये बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री जो है ना, अब इनकी नजर जो है ना बाल्कन एरिया के ऊपर पड़ी, ठीक है ना। और बाल्कन में भी इन यूरोपियन कंट्रीज की बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स, बड़े बड़े यूरोपियन कंपनीज के बीच में राइवलरी स्टार्ट हुई, क्योंकि वही ज्यादा ट्रेड करना चाहते थे, वही ज्यादा इन कंट्रीज को जो है वो एनेक्स करना चाहते थे, इनको कॉलोनाइज करना चाहते थे। और इसमें क्या क्या आप देखोगे, ईच पावर वो बड़े, व्हाई हाउ दिस बिकेम द बिग पावर राइवलरी। रशिया के ऊपर, रशिया की नजर पड़ी अब बाल्कन के ऊपर, उसके बाद में जर्मनी की, उसके बाद में इंग्लैंड की, ऑस्ट्रो हंगरी की पड़ गई, ठीक है ना। ये लोग क्या कर रहे थे? was keen on countering the hold of the other powers। ये कंट्रीज अब क्या कर रहे थे कि एक दूसरे की पावर, एक दूसरे कंट्री की पावर को चेक करना चाहते थे। ये कंट्री चाहते थे कि हम ही जो है बाल्कन को कैप्चर करें, हम ही बाल्कन के साथ ना ट्रेड करें। उस वजह से आप देखोगे ओवर द बाल्कन एंड एक्सटेंडेड इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। और ये बड़े बड़े कंट्रीज ना ये चाहते थे कि हम अपने पावर को एक्सटेंड करें, ये चाहते थे कि हम कंट्रोल करें, एनेक्स करें, कैप्चर करें बाल्कन को। एंड दैट्स व्हाई दिस बिकेम द बिग पावर राइवलरी एज फार एज द बाल्कन एरिया, बाल्कन रीजन इज कंसर्न। पहले बिग पावर राइवलरी नहीं थी, पहले खाली स्टेट्स एक दूसरे के जेलस थे एंड दे वर ट्राइंग टू दिस एनेक्स ईच अदर्स टेरिटरी। अब ये बिग पावर राइवलरी क्यों बन गई? क्योंकि इसमें रशिया की नजर पड़ी, रशिया में इसमें एंटर हो गया जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी। उसके बाद में यहाँ पे सीरीज ऑफ वॉर्स स्टार्ट हो जाता है, इन कंट्रीज के बीच में सीरीज ऑफ वॉर्स ब्रेक आउट हो जाता है। एंड इन सीरीज ऑफ वॉर्स की वजह से आप देखोगे फाइनली आप देखोगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है ना वो ब्रेक आउट हो जाता है।
वर्ल्ड वार फर्स्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज जो है दैट इज दिस ना बाल्कन एरिया विच बिकेम द कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। हालांकि वर्ल्ड वार फर्स्ट का फिर इमीडिएट कॉज बन गया दैट वाज द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनांड, फ्रांसिस फर्डिनांड भी उसको बोला जाता है। He was the Austrian prince was assassinated in Serbia, and as a result of which Austria declared war on Serbia. And at that time world already two opposite armored blocks में divide हो गया था। तो उस वजह से आप देखोगे सारी कंट्रीज जो है some country joined Serbia while some country जो है they joined Austria, and as a result of which world war first जो है वो स्टार्ट हो जाता है। So I am saying Balkan area जो है ना, बाल्कन रीजन जो है यहाँ पे सीरीज ऑफ वॉर्स स्टार्ट हो जाता है बिटवीन दीज कंट्रीज, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इनके बीच में सीरीज ऑफ वॉर्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड इवेंचुअली वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रोक आउट हो जाता है बिटवीन दीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमने इस वाले चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस की, दैट वाज नेशनलिज्म इन यूरोप। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नेक्स्ट वाला क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उस टाइम में हम कोई दूसरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओआरसीसी सेशन में कोई दूसरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। या तो हम हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को हम डिस्कस करेंगे या हम फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो टिल देन हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।